रतनगढ़ नाम के गांव में सुशीला नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके बेटे राजेश की अभी अभी शादी हुई थी। राजेश की बीवी चंदा बहुत ही सुंदर थी। वो अपने मायके से सिर्फ कुछ बर्तन और कुछ जरूरत की चीजें ही लेकर आई थी। चंदा जैसे दिखने में सुंदर थी, वैसे ही अकल में भी तेज थी। घर का सारा काम करके चंदा दोपहर खाना लेकर खेतों में जाया करती थी और अपने पति के साथ कुछ काम में हाथ भी बटा दिया करती थी। अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, इस कपास की खेती से अच्छा तो हम इस खेत में गन्ने की खेती करें। गन्ने की खेती करने के लिए ये जमीन बहुत उपजाऊ है। मेरे विचार से आपको गन्ने की खेती ही करनी चाहिए। अरे चंदा, तुम्हें तो खेती के बारे में बहुत कुछ पता है। अगले महीने ये खेती में कपास का उत्पन्न आ जाएगा, फिर देखते हैं क्या करना है। वैसे तो माँ से भी पूछना होगा। चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। दोनों घर चले जाते हैं। चंदा की सास उसे बोलती है, चंदा, ये क्या तुम्हारा मायका है कि तुम्हारे वन से कभी भी आओ कभी भी जाओ? नहीं माँ जी, मैं क्या बोल रही थी सुनिए तो। तुम तो चुप ही रहो बहू। अरे माँ, मेरी वजह से ही आज खेत में से आने में देरी हो गई। माँ, मैं क्या सोच रहा था, अपने खेतों में अगली बार गन्ने की खेती करते हैं। अरे राजेश, अचानक तेरे दिमाग में ये गन्ने की खेती का विचार कहाँ से आया? अब तक तो नहीं आया। अरे माँ, ये विचार चंदा का है। अरे उस चंदा की बातों में कहाँ आता है? खुद तो कुछ भी दहेज नहीं लाई और दूसरों को सलाह देते फिर रही है। अरे जाने दो ना माँ। राजेश, तू कहता है इसीलिए जाने देती हूँ। बहू, या खाना तुम्हारी माँ नहीं बनाएगी। चलो जाओ रसोई में, जल्दी से खाना बनाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। चंदा, आज जल्दी जल्दी खाना बनाओ, माँ को किसी भी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। जी। ऐसा कह के चंदा खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली जाती है। तभी राजेश की माँ राजेश से कहती है, अरे बेटा राजेश, तुम इस चंदा का कुछ भी क्यों सुनते हो? तुम बहुत ही सीधे हो बेटा। ये तो खुद कुछ लेकर नहीं आई और बेवजह मुफ्त के मशवरे देती फिरती है। सारे खाना खा के सो जाते हैं। अब अगले दिन सास सोचती है, अरे राजेश, मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूं। जो दूसरी वाली लड़की है वो बहुत दहेज देने को भी तैयार है। क्या विचार है तुम्हारा इस विषय में? माँ, तुम्हें पता है ना कि एक शादी होने के बाद दूसरी शादी करना कानूनी गुनाह है। ये फालतू की झंझट में क्यों पड़ रही हो? चंदा समझदार है और सुशील भी है। और क्या चाहिए तुम्हें? अरे, मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ ना। तुम चुप बैठो, मुझे सब समझ आता है। चंदा नाश्ता लेकर आती है। वो ये बात सुन लेती है और रसोई घर में जाकर रोने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ पर आती है। अरे ओ चंदा रानी, ऐसे खाना बनाते समय आंसू क्यों बहा रही हो? क्या सांप ने काट लिया है क्या तुम्हें आज? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। अरे, तू ऐसे ही रोना धोना करेगी तो मैं जल्द ही दूसरी बहुत दहेज देने वाली बहू लेकर आऊंगी। मगर माँ जी, मेरे पिताजी ने तो आपको दहेज में बहुत कुछ दिया है, फिर भी आप उसमें संतुष्ट नहीं है। और ऐसा कह के चंदा फिर से रोने लगती है। अब चंदा राजेश के लिए दोपहर का खाना लेकर जाती है। उसका मायूस चेहरा देखकर राजेश कहता है, अरे ओ चंदा, आज क्यों चेहरा लटका हुआ है? माँ जी आपकी दूसरी शादी करने की बात कर रही है। आपको भी दूसरी शादी करनी है क्या? अरे चंदा, वो माँ मेरे पीछे पड़ी है इसलिए मैं उसे कुछ नहीं बोलता, मगर मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बता देती हूँ। चंदा और राजेश जल्द ही घर आ जाते हैं। घर आने के बाद चंदा अपना घर का काम करती है और राजेश माँ से बोलता है, माँ, चंदा बहुत होशियार और संस्कारी है। आप बिना देखे चंदा जैसी बहू को ठुकरा रही हो। अरे बेटा, मैं क्या बोल रही हूँ वो सुन तो ले। सारे खाना खा के सो जाते हैं। अब अगले दिन सास सोचती है, मेरा बेटा बहुत चंदा चंदा कर रहा है। इस चंदा को तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। अरे ओ चंदा, जरा एक बात तो सुनती जाना। मैं क्या सोच रही हूँ, अगर इस घर में दूसरी बहू ना आए ऐसा तुम चाहती हो तो तुम्हें मुझे 6 महीने में 2 लाख रुपए कमा कर देने होंगे। हाँ माँ जी, मैं दे सकती हूँ, मगर मैं जो भी काम करूंगी आप उसके बीच में बोलोगी नहीं, ठीक है? ठीक है, और अगर नहीं दे पाई तो मैं मेरे बेटे को दूसरी बहू लेकर आऊंगी, समझी? अब चंदा सोच में पड़ जाती है। मैंने माँ जी से वादा कर तो दिया, मगर मैं वादा पूरा न कर सकी तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। चंदा अब 2 लाख रुपए 6 महीने में कैसे कमाए जाए इसके बारे में सोचती रहती है। वो खेत चली जाती है और उसके मन में एक कल्पना आती है। वो राजेश से कहती है, अच्छा, मैं क्या बोल रही हूँ, अगले महीने से हम गन्ने की खेती शुरू करेंगे, जिससे ज्यादा काम भी नहीं रहेगा और आपको भी आराम हो जाएगा। अरे तुम्हारे दिमाग से गन्ने की खेती गई नहीं क्या? ठीक है, तुम करना चाहती हो तो करो, मगर घर के सब काम करके ये सब तुम कर पाओगी? हाँ, मैं कर लूंगी, आप उसकी चिंता मत करो, आप सिर्फ अनुमति दे दो।
और हाँ, माँ जी से भी आपको ही बात करनी पड़ेगी। वाह रे भाग्यवान, ये काम भी मैं ही करूं। नहीं, मुझे माँ जी से बात करते वक्त बहुत डर लगता है, इसीलिए ये बात आप ही घर में बताना। चंदा और राजेश जल्द ही घर आ जाते हैं। घर आने के बाद चंदा अपना घर का काम करती है और राजेश माँ से बोलता है, माँ, अगले महीने से चंदा और मैं दोनों मिलकर गन्ने की खेती करने वाले हैं। तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है ना? ठीक है, तुम्हें जैसा लगे वैसा करो, मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। ऐसा कहकर सास वहां से चली जाती है। अगले दिन चंदा अपना सारा काम समेटकर राजेश के साथ खेतों में चली जाती है। चंदा खेतों में बहुत मेहनत से गन्ने के छोटे पौधे लगाती है, उनकी अच्छे तरह से देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद गन्ने की खेती बहुत अच्छी तरह से फूलने फलने लगती है। लहलहाने वाले गन्ने देख राजेश भी चंदा पर खुश हो जाता है। अब दोनों घर पर आते हैं। अरे माँ, खेत तो जैसे फूल गए हैं। चंदा ने बहुत अच्छी तरीके से खेती की है, वो बहुत बुद्धिमान है माँ। अच्छा, मगर 2 लाख कैसे लाएगी उतने से गन्ने की खेती में? राजेश चुपचाप खड़ा देखता है। अब राजेश को भी उसकी पत्नी चंदा की बहुत चिंता होने लगती है। अगले दिन रोज की तरह चंदा खेत में काम करने लगती है और काम करते समय सोचती है, माँ जी को मैं 2 लाख रुपए कैसे दूं? कुछ अलग ही करना पड़ेगा। और तभी उसके दिमाग में एक अच्छी कल्पना आती है। वो अपने पति से कहती है, अजी, मैं क्या कह रही थी, अगर हम इस गन्ने को बेचेंगे भी तो भी हमें इतने पैसे नहीं मिलेंगे, और मुझे माँ जी को 2 महीने में 2 लाख रुपए देने हैं। इस गन्ने को बेच के ज्यादा से ज्यादा हमें 1 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं इस गन्ने का रस निकाल कर गुड़ बनाऊं और उसे बेचूं तो इससे हमें ज्यादा दाम मिलेंगे। बहुत काम करना पड़ेगा और इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बाकी सारे भी काम है। आप मेरा सिर्फ एक ही काम कर दीजिएगा, मुझे कुछ दिनों के लिए रस निकालने की मशीन किराए पर ला दीजिएगा, बाकी का सारा काम मैं कर लूंगी। अरे चंदा, जिद ना करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। अजी, आपके साथ रहना है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा, और ये मैं अपने आप को साबित करने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हें मशीन ला के दूंगा। अब अगले दिन राजेश चंदा को गन्ने का रस निकालने की मशीन ला देता है और चंदा रस निकालने के लिए लगने वाला जरूरी सामान घर से लेकर जाने लगती है। अरे ओ बहू, कुछ ला तो नहीं सकती? अब क्या ये बर्तन भी लेकर जा रही हो? नहीं माँ जी, मैं घर के बर्तन कहीं भी लेकर नहीं जा रही हूँ, बस खेत में ही ले जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। अब इतने बड़े बर्तनों का तुम्हें खेत में क्या काम है? माँ जी, आप बस देखती ही रहिए मैं क्या करती हूँ। सास बड़ी दुविधा में पड़ जाती है और सोचती है, इस चंदा रानी के दिमाग में क्या चल रहा है, पता तो करना ही पड़ेगा। अब चंदा घर से निकलकर खेत चली जाती है और खेतों में काम करने लगती है। वो गन्ने निकालकर उसका रस निकालती है और एक बड़े से पतीले में उसे डालकर चूल्हे पर रख देती है। कुछ घंटों बाद उसका गुड़ बनकर तैयार हो जाता है। चंदा वो गुड़ एक बाल्टी में डालती है। ऐसी वो 10 बाल्टियां भर देती है और शाम होने से पहले सारे बर्तन साफ करके खेत के झोपड़ी में रख देती है। शाम को सारा सामान लेकर राजेश और चंदा बैलगाड़ी से घर आते हैं। अब बैलगाड़ी में इतनी सारी गुड़ की बाल्टियां देखकर सास अचरज में पड़ जाती है। अरे बेटा, ये इतनी सारी बाल्टियां भर के गुड़ किसका है बेटा? माँ, ये हमारा ही गुड़ है, चंदा ने बनाया है। सास अब सारा मामला समझ गई और बहू की चतुराई देखकर खुश हो गई। 10 दिनों बाद चंदा बहुत सारा गुड़ बना लेती है और एक दिन गांव में जाकर एक ठेला लगाती है। वो सारा दिन गुड़ बेचती रहती है और अब ऐसे ही हर रोज गांव में आकर वो गुड़ बेचा करती थी। एक दिन सास कहती है, अरे ओ चंदा रानी, हमारी क्या नाक कटवाना चाहती हो जो ऐसे गांव में जाकर गुड़ बेच रही हो? हमारी इज्जत का तो कुछ लिहाज करो। माँ जी, आपके और मेरे बीच में तय हुआ था कि आप मेरे किसी भी काम के बीच में नहीं आएंगी, और काम करने में कैसे शर्म। आप चिंता ना करें, घर की इज्जत घर में ही रहेगी और मैं हमेशा इस घर का मान बढ़ाना ही चाहती हूँ। ऐसा कह के चंदा गुड़ बेचने फिर से गांव में चली जाती है और थोड़ा थोड़ा करके सारा गुड़ बेच डालती है। अब चंदा के पास बहुत सारे पैसे जमा होते हैं। अगले दिन चंदा वो पैसे गिनती है और उसमें से 2 लाख सास को और गन्ने का रस निकालने की मशीन का खर्चा दे देती है और बाकी के पैसे बैंक में जमा कर देती है। ये लीजिए माँ जी, आपके मांगे हुए 2 लाख रुपए। अब आप दूसरी बहू लाने का ख्याल भी अपने मन से निकाल देना। अरे सच में तू तो बहुत ही होनहार और होशियार निकली। अब तो मुझे तू ही बहू चाहिए। अजी, सुनते हो कि बाकी के पैसे मैं बैंक में जमा कराती हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो। सास उसकी बहू चंदा को देखती ही रहती है और उसे उसके बहू पर फक्र महसूस होता है। अरे चंदा, सुनती हो, मुझे एक बात बतानी है। हाँ माँ जी, बोलिए। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं पैसों की लालच में बहुत अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दे।
नहीं माँ जी, माफी मत मांगिए, मैंने आपकी बात का कभी बुरा नहीं माना। और एक बात चंदा, ये सारे पैसे तुम्हारे हैं, इसे भी बैंक में जमा कराओ और तुम जो चाहो वो इसके साथ कर सकती हो। सच में माँ जी, आप अब दूसरी बहू का विचार मन में भी नहीं लाएंगी? हाँ बहू, सच में आज से मेरी एक ही बहू है, वो भी चंदा रानी। ठीक है? अब सास और चंदा गले मिल जाती है और उनका एक दूसरे के प्रति मन साफ हो जाता है। अब वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है